हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं अणु संख्या गुणधर्म। ये कक्षा 12वीं रसायन चैप्टर नंबर 2 विलयन का टॉपिक है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसमें निम्न क्वथन एजियोट्रॉप और उच्च क्वथन एजियोट्रॉप के बारे में आपको पढ़ा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। वो जो था वो द्रव प्लस द्रव विलयन के लिए क्या होता था, लागू होता था। आज हम लोग देखने वाले हैं वो ठोस प्लस द्रव विलयन वाले जो अपने पास जो विलयन होता है उसके लिए अणु संख्या गुणधर्म को देखने वाले हैं, जिसमें 4 प्रकार का अणु संख्या गुणधर्म आएगा। इसमें जो विलय का जो काम करेगा वो ठोस काम करेगा और विलायक का जो काम करेगा वो द्रव काम करेगा। ये विलय को मैं 1 से विभक्त करूंगा और विलायक को मैं 2 से विभक्त करने वाला हूं। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले अपने को अणु संख्या गुणधर्म को जानना होगा कि अणु संख्या गुणधर्म होता क्या है। तो अणु संख्या गुणधर्म नाम से स्पष्ट है कि ऐसे गुणधर्म जो अणु की संख्या के ऊपर निर्भर करता हो। अणु की संख्या का मतलब होता है जो विलय होता है, विलय की संख्या के ऊपर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है, उसे हम लोग अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब अगर ये है कि जैसे अगर मेरे पास एक पानी है और उसमें मैं नमक मिलाता हूँ, तो नमक मिलाने से मेरे को नमक के कारण उसमें जो गुणधर्म प्राप्त होते हैं, चाहे मैं नमक मिलाऊं चाहे मैं उसमें शक्कर मिलाऊं, आपके जो मिश्रण है उसमें प्रभाव तो पड़ना है। यानी कि अगर देखा जाए तो विलय के अणु की संख्या के ऊपर ही क्या हो रहा है, ये बात निर्भर कर रही है कि उसका जो प्रकृति होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल एक बार में बताऊं तो अणु संख्या गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो अणु विलय के अणु की संख्या या फिर विलय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है, उसके प्रकृति के ऊपर नहीं करता। यानी कि चाहे आप नमक मिलाओ चाहे उसकी जगह आप शक्कर मिलाओ। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक ठोस लेने वाले हैं और वो होगा विलय, और यहाँ पे हम लोग वाष्प दाब को लेकर के हम लोग कुछ समझने वाले हैं। वाष्प दाब अगर समझ जाएंगे तो उसी प्रकार से बाकी चीज भी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको वाष्प दाब का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैंने बता दिया था। ठीक है, तो उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वाष्प दाब आने वाला है वो आपको पता है द्रव का ही आने वाला है। यहाँ पे एक ही द्रव है और एक आपके पास ठोस है। तो ठोस कोई उसका तो वो तो कोई द्रव रूप में होता ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अवाष्पशील विलय हो जाएगा। अगर मैं इसको बोलूं तो इसको हम लोग अवाष्पशील लेकर के चलेंगे, यानी कि ये अवाष्पशील ही होता है, अवाष्पशील विलय। तो इसका कोई वाष्प पदार्थ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन द्रव विलयन का एक वाष्प पदार्थ प्राप्त होगा। इसलिए क्या है, एक द्रव विलायक है। ठीक है, तो एक विलायक के रूप में द्रव लूंगा और विलय के रूप में अवाष्पशील विलय लेने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले देखा जाए तो आज हम लोग वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन को डिस्कस करेंगे। अवनमन का मतलब होता है कमी, इसको डिस्कस करने वाले हैं। फिर दूसरे में अगले वीडियो में हम लोग क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन मतलब होता है वृद्धि यानी बढ़ोतरी। फिर अवनमन मतलब फिर कमी हो जाएगा, और प्रार्थना दाब मतलब हम लोग बाद में आखिरी वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग वाष्प पदार्थ में अपेक्षित अवनमन क्या होता है उसको समझने वाले हैं। तो मैं ये 3 पार्ट मिटा देता हूं, तो इन्हें मिटा दिया मैंने। अब क्या करेंगे कि अपने को वाष्प पदार्थ में अवनमन यानी कमी को समझना है, तो उसके लिए मैं आपके पास एक द्रव विलायक लेता हूं। जैसे कि मेरे पास एक पानी है, एक पानी है, एक द्रव विलायक है, द्रव। जैसे कि मैं पानी ले लिया, ये एक विलायक है, इसमें मैंने पानी लिया है। अब क्या होगा, क्योंकि पानी शुद्ध रूप में, अगर शुद्ध रूप में है तो ये क्या करेगा, वाष्प बनाएगा, और वाष्प पर उड़ना चालू कर देगा। और जब उड़ेगा तो इसमें मैं लगा देता हूँ ढक्कन, और ढक्कन में क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। यानी कि वाष्प में जब था ये, तो जब ये द्रव रूप में था तो वाष्पीकृत होकर के ये इस ढक्कन पर अधिक दाब लगा पा रहा है। और देखा जाए तो जब वहां से जब आ जाते हैं, यहाँ से जब वापस आते हैं, तो अपनी सतह पर भी ये द्रव क्या लगाएंगे, वाष्प दाब लगाने वाले हैं। तो अगर शुद्ध रूप में अगर देखा जाए, अपने पास शुद्ध रूप में देखा जाए तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो थोड़ा ज्यादा भी होगा। लेकिन जब इसमें हम लोग किसी अवाष्पशील विलय को मिला देते हैं, अवाष्पशील विलय अगर मिला देते हैं, जैसे अपने अवाष्पशील विलय में मैं यहाँ पे एक शक्कर ले लेता हूँ,
मैंने सब कर लिया। इसको अगर मैं इसमें मिला दूंगा तो होगा ये कि जब मैं विलयन प्राप्त होगा, जब विलयन प्राप्त होगा तो उसमें क्या रहेगा, द्रव भी रहेगा प्लस विलय भी रहेगा, मतलब शक्कर भी रहेगा और पानी भी रहेगा। तो क्या होगा कि जो विलय के जो कण होते हैं ये द्रव की सतह पर इस प्रकार से जम जाते हैं, और जमने के बाद द्रव ऑलरेडी यहाँ पे वाष्प पदार्थ लगा रहा होता है, तो इसके वाष्प पदार्थ में कमी आ जाएगी। किस वजह से, विलय मिलाने से। ये विलय मिलाने से इसके वाष्प पदार्थ में कमी आ जाएगी, क्योंकि विलय के जो कण होते हैं वो द्रव की सतह को वहां पे जम जाते हैं, द्रव की सतह पर जम जाते हैं, जिससे वाष्प कम निकल पाते हैं, और वाष्प कम निकल पाएंगे तो उसका वाष्प पदार्थ कम निकलेगा। यानी कि जब शुद्ध प्रावस्था में था, शुद्ध रूप में था, तो उस टाइम द्रव की जो विलायक की जो वाष्प पदार्थ था वो अधिक था, और जब उसमें अवाष्पशील मिलाया, यानी कि एक अवाष्पशील विलय में कण मिलाए, शक्कर मिलाए, तो उसके वाष्प पदार्थ में कमी आ गई। तो इस वाष्प पदार्थ में कमी को हम लोग कहते हैं वाष्प पदार्थ में अवनमन। क्या बताया, वाष्प पदार्थ में अवनमन मतलब कमी। इस प्रकार से हमने देखा कि किसी विलय के कण के द्वारा ही क्या हुआ, इसके वाष्प पदार्थ में कमी आ गई। तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम लोग इसका हम लोग लिखने वाले हैं, इसका व्यंजन प्राप्त करने वाले हैं। तो मान लेते हैं, माना शुद्ध द्रव का वाष्प पदार्थ, शुद्ध द्रव का वाष्प पदार्थ। देखो द्रव जो है विलायक, तो विलायक के लिए मैं 2 का यूज करता हूँ, तो यहाँ पे शुद्ध के लिए 2 P2 कर दिया, और शुद्ध अवस्था के लिए P2 0 कर देता हूँ। ये था शुद्ध अवस्था में। और अगर हम लोग विलयन में देखा जाए तो विलयन में विलायक का वाष्प पदार्थ, विलयन में विलायक का वाष्प पदार्थ, तो इसके वाष्प पदार्थ में कमी आ जाती है, और इसका वाष्प पदार्थ बदल के अब ये शुद्ध रूप में नहीं रह पाता, विलयन बन चुका है। तो इस कंडीशन में इसका जो वाष्प पदार्थ होगा मैं P2 ले रहा हूँ। और इस अवाष्पशील विलय, ये जो अवाष्पशील विलय होता है, इसकी तो कोई वाष्प पदार्थ होता नहीं है, तो अवाष्पशील विलय की हम लोग मात्रा लेकर चलेंगे। तो अवाष्पशील विलय की मात्रा, अवाष्पशील विलय की मात्रा, अवाष्पशील विलय की मात्रा होगी, जिसको हम लोग मोल प्रभार भी कहते हैं, मोल प्रभार, उसको हम लोग लेके चलेंगे x मोल। ठीक है, क्योंकि ये विलय है, विलय के लिए 1 गैस करते हैं और मोल प्रभार के लिए x गैस करते हैं, तो ये अपने को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे राउल्ट के नियम से हम लोग को समझ में आता है, राउल्ट का नियम इसमें लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक अपने पास द्रव है, द्रव के लिए राउल्ट का नियम लागू होता है। तो राउल्ट का नियम ये बोलता है, राउल्ट का नियम ये बोलता है कि किस प्रकार से वाष्प पदार्थ में कमी आ रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि वाष्प पदार्थ में कमी तभी आ रही है जब हम विलय की मात्रा डालते जा रहे हैं, यानी कि विलय की मात्रा जितना हम लोग विलायक में डालते जाएंगे उसके वाष्प पदार्थ में उतनी ही कमी आएगी। अगर देखा जाए तो विलायक का जो वाष्प पदार्थ है, विलायक का वाष्प पदार्थ विलयन में ये विलय की मात्रा की समानुपाती हो रहा है। विलय की मात्रा जितना मिलाओगे विलय की मात्रा उतने ही ज्यादा उसके वाष्प पदार्थ में कमी आ रही है। जितना विलय की मात्रा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना उसके वाष्प पदार्थ में कमी आएगी, वाष्प पदार्थ में कमी आएगी, कमी देखने को मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी विलयन में विलायक का वाष्प पदार्थ उसके विलय की मात्रा यानी कि मोल प्रभाव मात्रा को मोल प्रभाव कहा जाता है, इसके समानुपाती होता है। तो इसको अगर मैं गणितीय रूप में लिखूं तो विलायक के लिए विलायक जो है विलयन में उपस्थित है उसके लिए हम P2 गैस करते हैं, ये जो समानुपाती हो जाएगा x1 के। ठीक है, ये हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ से ये मिल चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो इस समानुपाती के चिन्ह में हटाता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए वाकई में विलायक का वाष्प पदार्थ हमेशा उस विलायक की मात्रा के समानुपाती होता है। ये मात्रा के समानुपाती मैंने लिखा है। ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल रहा था कि विलय की मात्रा के समानुपाती होगा, यहाँ पे जो है विलायक की मात्रा के समानुपाती, यानी जितना विलायक की मात्रा होगी उसके वाष्प पदार्थ में उतनी ही वृद्धि होती है। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था, यानी विलायक के जितने मात्रा में उपस्थित रहेगा शुद्ध रूप में उतने ज्यादा उसके वाष्प पदार्थ में क्या होगी, वृद्धि होगी। अतः ये सूत्र हम लोग राउल्ट के नियम से जानते थे। तो P2 समानुपाती क्या होता है, H2 होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको मैं यहाँ से इसके इस समानुपाती का चिन्ह हटाता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका P2 नॉट और ये हो जाएगा H2। ठीक है,
ये H2 है तो H2 लिख दिया। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे मैं एक चीज कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इन दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करता हूँ। जब माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस P2 हो जाएगा और बराबर माइनस P2 0 H2 हो जाएगा। इस प्रकार से मैं दोनों तरफ में माइनस लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब आगे जब बढ़ता हूँ तो मैं इसमें दोनों पक्षों में मैं P2 नॉट को जोड़ता हूँ। P2 नॉट को जोड़ा, इससे पहले से क्या है P2 है बराबर P2 नॉट जोड़ा, इधर क्या है मेरे पास P2 नॉट H2। यहाँ पे जो P2 नॉट जो है वो आपकी शुद्ध द्रव का वाष्प पदार्थ है जिसके हमने बताया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो लिखा हूँ इसको देख के आप समझ सकते हैं कि P2 नॉट यानी कि शुद्ध द्रव का जो वाष्प पदार्थ है, शुद्ध द्रव का जो वाष्प पदार्थ है वो ज्यादा है। किससे? जब विलय मिलाने पर जब विलयन में जो उसका वाष्प पदार्थ था उससे, यानी यही देखा जाए तो वाष्प पदार्थ में कमी है, यानी यही वाष्प पदार्थ में ऑर्नमेंट है। तो इसको मैं अगर लिखूं तो यही क्या है आपका वाष्प पदार्थ में ऑर्नमेंट, वाष्प पदार्थ में ऑर्नमेंट। लेकिन अपने को अपेक्षित ऑर्नमेंट चाहिए। इसका मतलब क्या होता है आपको यहाँ पता चलेगा। तो मैं अगर इसको आगे बढ़ाऊं तो देखूं तो मेरे पास है P2 नॉट माइनस P2 बराबर, अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूं, कॉमन निकल रहा है, कॉमन P2 नॉट कॉमन निकल रहा है, P2 नॉट कॉमन निकल रहा है यहाँ से आपका, तो कॉमन निकलेगा अंदर बच जाएगा 1 माइनस H2, ये बच जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी विलयन में विलय और विलयन का मोल प्रभाव एक होता है, x1 + x2 एक होता है। तो यहाँ से मैं 1 माइनस x2 का मान निकालूंगा तो x1 यहाँ बच जाएगा और 1 माइनस x2 बन जाएगा, ये क्या है। तो ये वाला सूत्र है, यहाँ से x1 यहाँ से मैं 1 माइनस x2 का मान रख रहा हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे पास मिल जाएगा P2 नॉट 0 माइनस P2 बराबर आपके पास आ जाएगा P2 नॉट और ये हो जाएगा आपके पास x1, इस प्रकार से। तो अब हम लोग ये P2 नॉट को नीचे लेके आएंगे तो आपके पास बन जाएगा P2 नॉट माइनस P2 बटे P2 नॉट, अब बन जाएगा x1। तो ये जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है यही आपका है वाष्प पदार्थ में अपेक्षित ऑर्नमेंट, वाष्प पदार्थ में अपेक्षित ऑर्नमेंट। मतलब किसी न किसी के सापेक्ष ये काम हो रहा है, इसलिए वाष्प पदार्थ में इसको अपेक्षित ऑर्नमेंट कहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो वाष्प पदार्थ में अपेक्षित ऑर्नमेंट होता है वो विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। तो यानी कि देखा जाए कि वाष्प पदार्थ में जो अपेक्षित ऑर्नमेंट जो आ रहा है वो विलय की मात्रा के ऊपर निर्भर कर रहा है, यानी कि अणु की संख्या के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए इसे हम लोग अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। और ये जो फार्मूला बन के जो आता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम लोग गणितीय क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि अणु संख्यक गुणधर्म हमने सबसे पहले वाष्प पदार्थ में अपेक्षित ऑर्नमेंट को देखा कि किस प्रकार से किसी शुद्ध द्रव में अगर अवाष्प से विलय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प पदार्थ में किस प्रकार से कमी आती है, उसको राउल्ट के नियम से हम लोगों ने प्रूव करके देखा और आखिरकार हमको वाष्प पदार्थ में अपेक्षित ऑर्नमेंट का एक सूत्र प्राप्त हुआ, जिसमें देखा जाए तो ये वाष्प पदार्थ में अपेक्षित ऑर्नमेंट विलय की मात्रा के ऊपर निर्भर कर रहा है, यानी कि अणु की संख्या के ऊपर निर्भर कर रहा है। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा जो टॉपिक था वो था अपने क्वथनांक में उन्मेय, उसको देखने वाले हैं। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।